स्वागत करते हैं अपने एक नई वीडियो में। और इस वीडियो रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आप बने रहिए इस वीडियो में और पूरा लास्ट तक देखें। इसमें पृथ्वी की एक एक बारीकी सी जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे भी। तो बस बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला ये वीडियो है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैंने इससे पहले जो एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि पृथ्वी के बारे में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे और उसका पहला हमारा है एक सिद्धांत में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग देखेंगे और उसमें हम एक-एक बारीकी से पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो देखते हैं कि पृथ्वी एक धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। अगर हम देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को, यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग होते हैं, उनके अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अगर समझा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना तो कोई पहुंच सका है और ना ही पहुंच सकता है। इस प्रकार से आप लोग समझ लीजिएगा कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका पूरा सा सही से आकलन करना कठिन है। चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है, जिसमें क्या होता है, दो बल काम करते हैं। और पहला बल का नाम है बहिर्जात बल, दूसरा बल का नाम है अंतर्जात बल। बहिर्जात बल का मतलब है जो पृथ्वी के ऊपर जो बल लगता है उसे हम बहिर्जात बल कहते हैं। और जो पृथ्वी के आंतरिक में, यानी अंदर जो बल का प्रयोग होता है उसे हम अंतर्जात बल कहते हैं। यानी जो ये प्रक्रिया है लगातार भूदृश्य को एक आकार देती रहती हैं और अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा होगा। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए हमें एक भूगर्भिक क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है। इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके विषय में जानना हमें बहुत ही जरूरी है। जैसा कि अगर हम कहें कि पृथ्वी का कंपन क्यों होता है, सुनामी लहरें कैसे आती हैं, ये सब क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत अगर ज्ञान है तो आपको ये सब चीज समझना या संभव होगा। तो इसमें हमने पिछली कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ाया था। अगर देखें तो भूपर्पटीय जो क्रस्ट है, सिक्रोड जिक्रोड है तथा सभी पदार्थ जो परतों के रूप में विभाजित है। यानी अगर हम देखें कि पृथ्वी का जो निर्माण करने वाली है वो सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित है और यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या है। यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो वो 6370 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके, वहां की पदार्थ को कुछ नमूना प्राप्त कर सके। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक हमें बताने में सक्षम हुए कि भूगर्भ की संरचना कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष रूप से प्राप्त अनुमानों के आधार पर है। इसकी जानकारी कुछ भाग प्रत्यक्ष प्रक्षेपणों और पदार्थ के विश्लेषण पर भी आधारित है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष स्रोत क्या है इसके। पृथ्वी में मेरे इसमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वो है पृथ्वी की त्रिज्या कभी कभी पूछ दी जाती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है। अब प्रत्यक्ष स्रोत देखते हैं कि पृथ्वी में सबसे आसानी से उपलब्ध जो ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें अथवा भी चट्टानें हैं जो हमें खनन क्षेत्रों से प्राप्त करती है। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यानी अगर दक्षिणी अफ्रीका की अगर देखें तो वहां पर सोने की जो खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए भूपर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। ये हैं गहरे समुद्र में
प्रविधन परियोजना यानी डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी गहरे समुद्र में प्रभेदन परियोजना जो है इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा अगर हम देखें तो समन्वित महासागरीय प्रभेदन परियोजना, यानी गहरे समुद्र में दो परियोजनाओं पर काम हो रहा है। पहला हमारा है प्रभेदन परियोजना जो गहरे समुद्र में, दूसरा समन्वित महासागरीय प्रभेदन यानी इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक सबसे गहरा जो प्रभेदन है वो ड्रिल यानी आग सॉरी सबसे गहरा जो प्रभेदन है वो ड्रिल जिसे हम बोलते हैं वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक गहराई तक किया गया है। यानी सबसे जो गहरा प्रभेदन जो किया गया है वो कहाँ किया गया? आर्कटिक महासागर में एक कोला क्षेत्र है, वहां पर 12 किलोमीटर की गहराई तक इसको किया गया है। इन परियोजनाओं में तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो है वो असाधारण जानकारी प्राप्त होती है। तो मैंने इसमें जो पॉइंट समझे दो, यानी गहरे समुद्र में दो परियोजनाओं का कार्य चल रहा है इसको देखने के लिए। पहला हमारा है कि डीप यानी गहरे समुद्र में प्रवेदन परियोजना, ये डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेदन जो कि इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। आज तक का सबसे जो गहरा प्रवेदन है वो ड्रिल यानी आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। चलिए आगे अगर हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार जो है प्रत्यक्ष जानकारी एक अन्य स्रोत है। जब कभी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है तो यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह जो मैग्मा है कितनी गहराई से निकला है। यानी ये हमारे जो है वो स्रोत हैं। प्रत्यक्ष स्रोत थे। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों के। अप्रत्यक्ष स्रोत में हमारे आते हैं जैसे पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के जो आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष स्रोत है। इतना ही नहीं है, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है और पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। हम देखेंगे इसको अभी। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्लिकाएं। क्या है? उल्लिकाएं जो कभी-कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्लिकाओं का विश्लेषण
के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ जो हैं और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह यानी पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए हमें उल्काओं का एक अध्ययन करना पड़ेगा। ये मुख्य स्रोत है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से है। अन्य अगर हम अप्रत्यक्ष स्रोत देखें तो जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का एक समान नहीं है होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र के से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। हम स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट होगा मैं उसको देख लेंगे। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होती है और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें भूकंप। भूकंप क्या है? भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में देखें तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। यानी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र जो प्रस्तुत करता है। और साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ जो है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। इसमें जो हमारी तरंगें हैं जैसे तीन प्रकार की तरंगें काम करती हैं। अगर हम बात करें पी तरंगें, दूसरा एस तरंगें और तीसरा धरातली तरंगें। पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंगें। इसको हम तरंगों को एक एक मुख्य रूप से एक एक का अध्ययन करेंगे। भ्रंश के किनारे और सॉरी इसका भी बता देते हैं प्राइमरी तरंगें, सेकेंडरी तरंगें और एक थर्ड होती है धरातली तरंगें। जब ये तरंगें हमारी प्राइमरी चलती हैं तो ये पहुंचने का समय होता है जब यहाँ पर उथल पुथल होती है तो यहाँ भूकंपीय तरंगों से ही सॉरी जो पृथ्वी में कंपन होता है ये भूकंपीय तरंगें हैं। फिर उसके बाद हमारी जब सेकेंडरी तरंगें होती हैं तो यहाँ हल्का सा कंपन होता है। जब हमारा धरातली पर पहुंचता है तो यहाँ पर पृथ्वी का सबसे अधिक कंपन स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें भी भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें जो है विपरीत दिशा में गति करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। भ्रंश के दोनों तरफ जो शैलें होती हैं वो किस दिशा में काम करती हैं? विपरीत दिशा में काम करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप एक क्या होती है? ऊर्जा भी निकलती है और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र फोकस कहलाता है। अब इसे अपकेंद्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एक अपकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं और भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। फिर से इस बात को हम समझेंगे, एक बार रिपीट मारेंगे कि
ऊर्जा की तरंगें सभी दिशाओं में क्या होती हैं, गतिमान होती है। ऊर्जा की जो तरंगें हैं सभी दिशाओं में क्या होती हैं, गतिमान होती हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, याद रखें, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाते हैं, यानी फोकस के नाम से जानते हैं। और जब इसे हम अवकेंद्र यानी हाइपोसेंटर जो होता है उसे अवकेंद्र जो है वो भी कहा जाता है, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र जहाँ फोकस होता है वो कहलाता है जहाँ ऊर्जा निकलती है, इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं, भूतल पर वह बिंदु जो है उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, यानी जब वो पृथ्वी के भूतल तक पहुंचती हैं तो वह बिंदु उद्गम केंद्र यानी जो फोकस है उसके समीपतम होता है, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है और अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, यानी जो अधिकेंद्र अधिकेंद्र होता है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। कितना, 90 डिग्री के कोण पर होता है। इस बात को हम लोग समझे और ये हमारा जो पॉइंट था बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए अब हम पढ़ते हैं भूकंपीय तरंग। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम आपको एक एक तरंगों के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। तो सभी प्राकृतिक यानी भूकंपीय तरंगें अगर देखें हम, तो अर्थक्वेक वेव्स के बारे में अगर देखें तो सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर जो है वो आते हैं, यानी सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। कहाँ आते हैं, भूकंप आसमान में नहीं आते हैं, भूकंप कहाँ आते हैं, स्थल मंडल में आते हैं। और इसी में हम आगे पढ़ेंगे। इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से यानी पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी जो मंडल होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा होगा, स्थल मंडल, जल मंडल, ओजोन मंडल मंडल तो इसी रूप में जब जो स्थल मंडल होता है वो अगर हम पृथ्वी की सतह से गहराई के अनुसार देखें तो कितनी दूर तक स्थल मंडल कहा जाता है, वो कहा जाता है 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग। भूकंप मापी जो यंत्र होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सीस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं, उसे हम सीस्मोग्राफ भी कहते हैं। जिसे भूकंप मापी यंत्र हिंदी में बोले तो भूकंप मापी यंत्र, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सीस्मोग्राफ। सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों का अवलेखित करता है। क्या करता है, एक अवलेखित करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अवलेखी वक्र जो कर्व दिखता है हमें, एक वक्र 3 अलग अलग बनावटों वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगें दो प्रकार की होती हैं। बुनियादी अगर तौर पर देखें तो भूकंपी तरंगें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है भूगर्भ तरंगें यानी बॉडी वेव्स, और दूसरी होती है धरातलीय तरंगें, सरफेस वेव। यानी भूकंपीय अगर बुनियादी तौर पर देखें तो तरंगें कितने प्रकार की होती है, भूकंपीय दो प्रकार की। पहला होता है भूगर्भिक तरंगें जिसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और धरातलीय तरंगें जिसे हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं। तो याद रखें बुनियादी तरंगें कितनी होती हैं, बुनियादी तौर पर अगर देखें तो भूकंप की तरंगें जो होती हैं दो, भूगर्भिक और धरातलीय। भूगर्भिक का मतलब होता है भू पृथ्वी के अंदर, धरातली यानी धरातल के ऊपर। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। कब होती हैं, भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें हम भूगर्भिक तरंगें के नाम से जानते हैं। भूगर्भिक तरंगों हुआ एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम धरातलीय तरंगें कहा जाता है। यानी भूगर्भिक तरंगों और धरातलीय सेलों के मध्य जो अन्योन क्रिया होती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम धरातलीय तरंगों के नाम से जानते हैं। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती हैं तथा तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन जो होता है, जब पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होती हैं, रिफ्लेक्शन होती है, उसे हम आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन जिसे हम परावर्तन कहते हैं, एक होता है आवर्तन
जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। तो पदार्थों के घनत्व में जो भिन्नताएं होने के कारण जो है तरंगों में दिशा बदलने का कारण है परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आवर्तन और परावर्तन। भूगर्भ की तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यानी भूगर्भीय अगर तरंगें देखें तो वो दो प्रकार की होती है। पहली पी का मतलब होता है प्राइमरी तरंग, वह दूसरी तरंग कहा जाता है एस तरंग, यानी सेकेंडरी तरंग। पी तरंगें जो होती हैं वो तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती हैं, यानी प्राइमरी जो तरंगें होती हैं वो तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगें जो हैं ध्वनि तरंगों जैसी होती है। कैसी होती है? पी तरंगें जो है वो ध्वनि तरंगों जैसी भी होती है। एक मिनट लाइन पे बने रहिए। चलिए आगे देखते हैं। मैंने समझा पी तरंगें क्या होती है, बहुत स्पीड से चलती है, इनकी जो गति है वो तीव्र होती है, उन्हें हम प्राथमिक तरंगे कहते हैं। पी तरंग जो है ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजरने की शक्ति इनमें है। किसमें? प्राइमरी तरंग। अब बात करते हैं सेकेंडरी तरंगें। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है, यानी कुछ समय के बाद ये धरातल पर पहुंचती हैं और जिसे हम द्वितीय तरंगें या सेकेंडरी तरंगों के रूप में जानते हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि केवल ठोस पदार्थों के ही मध्य से चलती हैं, यानी जो सेकेंडरी तरंग हैं वो किसमें? केवल ठोस पदार्थों के ही मध्य से चलती हैं, ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। और एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय की संरचना समझने में मदद भी की है। जो रिफ्लेक्शन होता है यानी परावर्तन होता है, ये तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं। यानी क्या होता है? ये प्रतिध्वनित होकर के वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की से कई तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है कि धरातली तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अवलेखित होती हैं कि ये तरंग ज्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। चलिए ये मैंने भूकंप की तरंगों के बारे में अच्छे समझ। अब हम देखते हैं भूकंपी तरंगों का संचरण, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये संचरित होती हैं तो सेलों में एक कंपन पैदा होता है, जैसे कि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। क्या होती है? पदार्थ के घनत्व में एक भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगें संचरण गति की संपूर्ण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। अगर हम बात करें एस तरंगें जो हैं वो ऊर्ध्वाधर तल में तरंग की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती हैं। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं और धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। हमने वो जो भूकंप का है एक एक पॉइंट को अच्छे से महत्वपूर्ण समझा और आपको रिपीट कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, थोड़ा स्पीड जरूर है लेकिन आप
को अगर एक बार रिपीट करें तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तरंगे मैंने समझ लिया। अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो तरंगे 2 प्रकार की थी, जैसा कि मैंने बताया, बॉडी वेव्स और सरफेस यानी भूगर्भिक और धरातलीय तरंगे, अगर क्रमशः समझें। और फिर उसके बाद अगर मैं देखें कि भूगर्भीय जो तरंगे हैं उनको भी 2 भागों में बाँटा गया। पहला हमारा कहलाता है पी तरंग, दूसरा एस तरंग। चलिए अब हम देखते हैं छाया क्षेत्र का उद्भव। क्या देखेंगे? छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंप लेखी यंत्र, जिसे हम सीस्मोग्राफ के नाम पर जानते हैं। भूकंप लेखी यंत्र जो है पर दूर दराज स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अवलेखित होती हैं, और यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं, यानी जहां कोई भी भूकंपी तरंग अवलेखित नहीं होती है। हम ऐसे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? भूकंपीय क्षेत्र के भूकंपी छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम शैडो जोन भी कह सकते हैं। चलिए ये हम इनके अनुसार अगर हम देखना चाहें, हमारे पास ग्राफ है, और जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, ये ये हमारा धरातल है, जो क्रोड है ये धरातल है, सॉरी ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है, और ये हमारा ऊपर धरातल है। जब इसमें पी तरंग छाया क्षेत्र और पी तरंग छाया क्षेत्र, यानी इसमें कोई भी तरंग का अवलेखन नहीं है, कोई तरंग अवलेखन नहीं है, तो ये हमारा छाया क्षेत्र हो गया। एस तरंगों का किरण पथ है, ये एस किरण का तरंग पथ है। ये केंद्र जो है प्रत्यक्ष पी तरंगों का अभाव होता है, क्या होता है, और ये हमारी एस तरंगों का बाहरीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। दूसरा देखते हैं हमारा एस तरंगों का छाया क्षेत्र, जो पृथ्वी के सबसे नीचे है, वहां पर कोई अवलेखित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पी तरंगों का किरण पथ होता है ऊपर की ओर, और ये बाहरी। तो इस प्रकार से ये हमारा एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। चलिए अब हम देखते हैं कि विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, जैसा कि हम देख चुके हैं। पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया, और देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अभिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों की तरंगों का अवलेखन करते हैं। देखिए ये हमारा 105 है और ये 105 है, तो कोई भी हो, दोनों में प्रदर्शित किया गया कि यह देखा जाए तो भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंगों का अवलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों की पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, और एस तरंगों को अवलेखित नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र यानी शैडो क्षेत्र बन जाता है। यानी 105 और 145 इनके बीच का हमारे दोनों क्षेत्र में अगर हम देखें तो दोनों में क्या होता है, एक शैडो क्षेत्र बन जाता है, यानी छाया क्षेत्र बन जाए। इसके बाद देखते हैं बैंड के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया चित्र रेखांकित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप के प्रकार। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा भूकंप है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं भूकंप के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला होता है सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप, जिसे हम टेक्टोनिक के नाम से जानते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप भी अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे
चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। कौन? समानता विवर्तन। दूसरा अगर देखें कि एक विशिष्ट वर्ग के यानी एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी मुखीजन्य यानी वोल्केनिक भूकंप समझा जाता है, क्योंकि ये भूकंप जो अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। उसके बाद देखते हैं खनन क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं, इनके हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी कंपन होता है, इससे भी झटके देखे जाते हैं। जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम भूकंपों की माप। क्या देखेंगे? भूकंपों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी जो होती है सीस्मोग्राफ भी कह सकते हैं। भूकंप तीव्रता को अगर मापने की बात करें तो वो रिएक्टर स्केल है। क्या है? रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। और भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। आगे अगर हम देखें तो इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता जो 0 से 10 तक होती है। इसमें कितने पॉइंट होते हैं? 0 से 10 तक होते हैं। आघात की तीव्रता गहनता यानी इंटेंसिटी स्केल को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली के यानी जो आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे एक मार्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता जो है 1 से 12 तक होती है। किसकी? इस 1 से 12 तक। भूकंप से प्रभाव क्या होते हैं इसमें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्या-क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले धन जन हानि को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो। यानी जब भूकंप क्या आता है, एक समुद्री स्थल के अधिस्थल की ओर आता है, तो अब उसे उस समय सुनामी पर प्रभाव पड़ेगा। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो तीव्र भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं कि विश्व में सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अभी तब तक हम यही इसी में देखेंगे। प्रायः देखा गया कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी तक हमने पढ़ा था इसकी सॉरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भूकंप के बारे में पढ़ा। और हम पढ़ेंगे पृथ्वी की संरचना, यानी पृथ्वी की संरचना किस रूप से हुई है। पृथ्वी की संरचना यानी भूपर्पटी द क्रस्ट या ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर यानी ब्रिटिल भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग-अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत जो मोटाई है वो कितनी है?
औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। कितनी है? औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है।